बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट करते हैं अपना नया लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है हमने इसको जो है यहाँ पे बताया था कि आपको जो है फाइनल अकाउंट बनाने से पहले जो है एडजस्टमेंट्स जो है आपको फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट जो कहलाती हैं वो उसके बगैर फाइनल अकाउंट जो है ट्रू एंड फेयर व्यू जो है नहीं दिखाता। ठीक है, बन तो जाएगा क्योंकि ट्रायल बैलेंस में हमने देखा कि उसके अंदर पिछली जो है ना तकरीबन 7-8 उसमें हमने देखा कि ट्रायल बैलेंस हमने पूरा बना लिया। ट्रायल बना लेने के बाद हमने इनकम स्टेटमेंट भी बनाई, हमने बैलेंस शीट भी बनाई, ठीक है, और तमाम चीज़ें टाली थी। लेकिन क्या वो ट्रू एंड फेयर जो व्यू था उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे? नहीं, क्योंकि उसमें हमने इन तमाम एडजस्टमेंट्स जो थी उनके बारे में कोई गुफ्तगू नहीं की थी। गुफ्तगू से ये मुराद होती है कि हमने इन तमाम एडजस्टमेंट्स को कंसीडर नहीं किया था वाइल मेकिंग फाइनल अकाउंट, राइट? तो until and unless you don't consider these all till 8, 9 is different, till 8 जो है, if you do not consider these adjustments, your final account will not be considered that it is giving a true and fair view। ठीक है, तो इस वजह से ये बहुत ज़रूरी है। और हमने पिछले लेक्चर में बता दिया था कि ये थोड़ा सा जो है ना लंबा हमारा सिलसिला होगा। लंबा तो बहुत ही सिलसिला है कि तकरीबन पिछले 2 चैप्टर्स के जो है हमने नियरली जो है 50 और 68 के करीब लेक्चर बने हैं, जिसमें टर्म्स के बारे में भी 16 आई थिंक लेक्चर्स हैं जो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी को हमने डिस्कस किया था। और फिर जो है हमने 2 चैप्टर जो है इनकी किताब से हमने किए थे, फिरोज़ कमर एंड ग़ुलाम नासिर की। तो ऑलमोस्ट 50 जो है ना लेक्चर हमने ओनली 2 चैप्टर्स के अंदर हमने किए। और आई एम वेरी वेरी मच पॉजिटिव दैट आपको जो है इनिशियली जो है माशाल्लाह जो है चीज़ें करनी आ गई होंगी। ठीक है, अब नाउ वी विल प्रोसीड टू मेक हाउ टू मेक एडजस्टमेंट्स, और हमें किस तरीके से पता चलेगा कि हमको एडजस्टमेंट बनानी है। तो अभी तो क्योंकि हमने पहली हमने एडजस्टमेंट हमने की कि सबसे ये जो होती है ना कि तकरीबन दिस वन डिप्रिसिएशन की, एक्रूड एक्सपेंसेस की, एक्रूड रेवेन्यू की, एंड ऑलमोस्ट सारी समय। लेकिन ये दीज 3 जो है ना बहुत ज़्यादा जो है हमको कंसिडर करनी पड़ती हैं। बैड डेट्स जो हैं, मैं आपको ये बता दूं कि बैड डेट्स जो है हमारे यहाँ अलाउ नहीं हैं। रिमेंबर, बैड डेट आप अपने फाइनल अकाउंट में जो है एक्सेप्ट जो है फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो लोन वगैरह देते हैं, यानी कि बैंक्स वगैरह, उनको जो है अलाउ है स्टेट बैंक की तरफ से या हमारे जो है ऑर्डिनेंस जो है उसके अंदर कि वो इतना परसेंट जो है वो बैड डेट्स का प्रोविजन कर सकते हैं। अदरवाइज नो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू मेक अलाउंस फॉर बैड डेट एक्सपेंस इन योर अकाउंट्स। तो क्योंकि ये मेरा प्रैक्टिकल जो है एक्सपीरियंस है बहुत लंबा, इस वजह से आई नो दैट कि ये जो है कंसिडर नहीं होता। और क्योंकि हमारा हमारा मेन मकसद ये होता है कि जो हम अकाउंट्स बना रहे हैं तो वो एज पर द लॉ ऑफ द कंट्री जो है ना हम बनाएं। और लॉ ऑफ द कंट्री जो है ना डज नॉट अलाउ अस टू मेक एडजस्टमेंट फॉर बैड डेट्स। ठीक है, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे यहाँ का नहीं है लेकिन आपने ग्लोबली काम करना है तो इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। सही है, ये तो मैंने पाकिस्तान एक्सपेक्ट और उसको बता दिया। तो अच्छा जी, एंड दीज ऑल अब हम स्टार्ट करते हैं
कि फर्स्ट हमारी एडजस्टमेंट हमने की थी, इसको मैं रब कर दूंगा बाद में, ताकि एक तसलसल हम रहने के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था। तो एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ठीक है, जस्ट बटन दबा देना यार, कुछ सब्सक्रिप्शन बढ़ जाए। एंड प्लीज़ आल्सो इस चैनल के बारे में आप इसको जो है ना फैलाएं, ख़ास तौर पे बच्चियों को जो है ना ज़रूर उनको इन्फॉर्म करें, जो भी आपकी सराउंडिंग में हैं, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, जो भी आपके दोस्त हैं, ख़ास तौर पे बच्चियां जो हैं, और वो बच्चे जो अफोर्ड दे कैन नॉट अफोर्ड, कि वो जो है फीसिस को अफोर्ड नहीं कर सकते, और ट्रैवलिंग जो कन्वेंस कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा है कराची में स्पेशली, क्योंकि इट्स वेरी लॉन्ग जो है ना डिस्टेंस है। तो उनको जो है ना ज़रूर प्लीज़ जो है ना उसको फॉरवर्ड करें। मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं ये बना रहा हूँ जी जान से, एंड इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्प्रेड दिस मैसेज, टू स्प्रेड दिस अबाउट दिस चैनल, ठीक है, टू द अदर्स। तो इसी तरीके से जो है हम आप बच्चे आप लोग जो है तालीम को फैलाने में मदद देंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब ये है कि हमने डेप्रिसिएशन रिमेंबर के हम पहले थोड़ा सी बात कर चुके हैं। हमारी जो टर्म्स हैं अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी को जो हमने डिस्कस किया है, जो बेसिक जो है जो 16 लेक्चर हैं उसमें आप देख लीजिएगा कि डेप्रिसिएशन, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वो कौन से चैप्टर में कौन से लेक्चर के अंदर है, देन उसको ज़रूर देखें और उसको जो है डाउनलोड करके अपने पास रखो। ज़्यादा मिनट के नहीं है यार, 16 लेक्चर जो है 35-40 मिनट के हैं। यू मस्ट वॉच, ताकि थ्योरी, जब तक थ्योरी पे आपको अच्छी खासी जो है नॉलेज नहीं होगी, आपको प्रॉब्लम रहेगी। क्योंकि ये चीज़ अब मैं उस डिटेल में तो बता नहीं सकता कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, क्योंकि मैं आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है ना। तो नाउ अब हम देखते हैं, हमने ये बताया था कि डेप्रिसिएशन जो है का मतलब ये होता है कि आपके एसेट की वैल्यू में कमी हो रही है, ठीक है। योर एसेट वैल्यू इज डिक्रीजिंग, ठीक है। एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, किस वजह से? सही है, व्हाट आर द रीजंस? अब हमें ये बताना है एसेट की वैल्यू तो कम हो रही है, भाई क्यों कम हो रही है? मैंने बिल्डिंग जो है ना खरीदी, मैंने फर्नीचर खरीदा, मैंने इक्विपमेंट खरीदे, मैंने व्हीकल खरीदी, यही होते हैं आपके, और प्लांट मशीनरी खरीदी, तो यही आपके नॉर्मली जो है ना एसेट्स होते हैं आपके। अब उनकी वैल्यू में किस तरह से कमी हो रही होती है? रिमेंबर, लैंड की वैल्यू में कमी नहीं होती, हम किसी लेक्चर में बता चुके हैं कि क्यों नहीं कमी होती और किस वजह से कमी होती है, ठीक है। लैंड इज ऑलवेज अप्रिशिएट, ये तो तुम लोग देख ही रहे होगे, पूरी दुनिया में यह है कि अप्रिसिएशन जो है ना लैंड को होता है, और हमारे यहाँ भी हो रहा है, हमारे यहाँ भी बहुत हुआ है कि, लेकिन दूसरे जितने एसेट्स आप लेते हैं, जो भी आपने इस्तेमाल के लिए चीज़ें इस लेते हैं, जो विच विल हेल्प आउट यू इन डूइंग बिजनेस, ठीक है, तो जाहिर है ये तमाम चीज़ें जो एसेट आप ख़रीदते हैं लॉन्ग टर्म, जो मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड आपको बेनिफिट देती हैं टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है। बिजनेस का मतलब होता है टू अर्न प्रॉफिट। तो इसका ये जो है कि वाई यानी कि एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है, रीज़न क्या होते हैं, वजूहात क्या होती हैं? सही है, तो रीज़न और वजूहात जो है वो जो है आपके, इट इज़ वेरी एविडेंट कि तीन, वैसे तो नॉर्मली जो है, वैसे तो नॉर्मली जो है आपके पास हम जो बात कर रहे होते हैं, एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ड्यू टू वेयर एंड टियर। वेयर एंड टियर मतलब इस्तेमाल की वजह से, ठीक है। लेकिन कहीं किसी किताब में जो है ड्यू टू
ऑब्सोलिसेंस भी होता है। ऑब्सोलिसेंस मतलब आपकी टेक्नोलॉजी वगैरह जो है वो मतरूक हो गई, यूजलेसनेस हो गई, ठीक है। हम अब देखेंगे कैसे होती है। और तीसरा जो है व्हाट आई हैव सीन प्रैक्टिकली कि आपका जो है चेंज ऑफ टेस्ट और या डिमांड, यानी कि आपकी सोसाइटी के अंदर मिसाल के तौर पर एक फैक्ट्री थी, एक कपड़ा जो है ना आपका जो है चल रहा था, उसकी बड़ी डिमांड थी, और उस कपड़े की जो है ना आपने जो भी लूम लगाई और जो भी स्पेशल जो है ना वो कपड़ा आप बना रहे थे, और आपने उसके ऊपर जो है ना फिक्स एसेट्स, उसकी मशीनरी वगैरह को ख़रीदने के लिए आपने जो है वो लूमें वगैरह लगाई। अब जो है आपका ये माइंड था कि जो है ये तकरीबन 6-7 साल जो है ना ये कपड़े का डिज़ाइन और फला चीज़ जो है चलेगी। लेकिन व्हाट हैपेंड के विद इन 3 to 4 years जो है वो जो सोसाइटी का जो था, लोगों का जो था, वो टेस्ट या डिमांड या डिज़ायर जो भी थी, ठीक है, या फैशन जो था वो तब्दील हो गया। अगर मेरी जो है कपड़े बनाने की कारखाना है तो मैं तो वही देखूंगा ना कि जो इस वक्त जो है या अगले 5 साल या 10 साल जो है ना जो भी कपड़े का फैशन चल रहा है, डिज़ायर है या डिमांड है या टेस्ट है, ठीक है, उसके हिसाब से जो है ना मैं अपनी मशीनरीज को जो है अपडेट करूंगा। लेकिन पता चला अपडेशन जो है की थी मैंने तकरीबन 10 साल के लिए की थी। ज़ाहिर प्लांट मशीनरी जो है ना शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए तो ख़रीदी नहीं जाती। तो पता चला कि 4 से 5 साल में जो है वो फैशन वगैरह तब्दील हो गया, एंड ऑल टुगेदर ऑल ऑफ ए सडन जो है ना वो कोई नया कपड़ा जो है ना वो मार्केट में आ गया, राइट। तो क्या होगा, जो आपने इन्वेस्टमेंट की थी, ठीक है, प्लांट मशीनरी के ऊपर, वो ऑलमोस्ट जो है ना बिकम ज़ीरो। किसकी वजह से ज़ीरो हो गई? चेंज ऑफ टेस्ट की वजह से, ठीक है, ऑब्सोलेसेंस की वजह से नहीं, मतरूक नहीं हुई है मशीनें या वियर एंड टीयर नहीं हुआ उन मशीनरी के ऊपर, लेकिन चूंकि आपका टेस्ट, आपका फैशन जो भी था, डिज़ायर थी सोसाइटी की, वो तब्दील हो गई और वो लेस जो है ना डिमांड हो गई, तो एकदम उसकी मशीनरी की कीमत में कमी हो गई। ये दिस इज़ व्हाट आई हैव सीन इन प्रैक्टिकल लाइफ सिंस लास्ट, यानी कि फ्रॉम 85 से 85 टिल नाउ, कि बहुत तेज़ी से जो है ना, क्योंकि हम जिस एरा में हम बड़े हो रहे थे तो उस वक्त बहुत तेज़ी से तब्दीलियां आ रही थी, तो हमने बहुत तब्दीलियां देखी हर चीज़ के अंदर। मतलब कंप्यूटर किस तरीके से, आई स्टिल रिमेम्बर के हम जब गए तो कंप्यूटर को हम उंगली नहीं लगा सकते थे, और एक मतलब एक शीशे के कमरा बना होता था और एक बंदा वहाँ पे बैठा होता था, वो कंप्यूटर जो है ना ऑपरेट करता था, और उसकी जो इज्जत और एहतराम होता था वो क्या होता था भाई, ठीक है। और अब आप देखें मार्केट में किस तरह से जो है ना डेस्कटॉप को तो कोई पूछता ही नहीं है, लैपटॉप जो है ना वो रखे किस तरह से पड़े हुए हैं। तो हमने ये देखा कि ऑब्सलीट होती चली गई, कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी में इन्वेंशन होती चली गई और वो ऑब्सलीट होती चली गई, ठीक है। इसी तरीके से हमने वॉल्व के जो है ना वो टीवी देखे जिसके अंदर वो लगते हैं ना, पता नहीं कौन से, वो गर्म होते थे, वॉल्व खिलाते हैं, पता नहीं क्या खिलाते हैं, तो वो बड़े बड़े जो है ना, अब वो पहले वो गर्म होते थे, सही है, उसमें किरण जाता था, वो आहिस्ता 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 जो है ना वो होते, और फिर देन जो है स्लोली जो है वो पिक्चर जो है ना वो आनी शुरू होती थी। ये मैं आपको बता रहा हूँ 71-70 इस तरह की जो है ना। तो देन जो है ट्रांजिस्टर्स आ गए, तो लिखा आता था सॉलिड स्टेट, ठीक है, यानी कि आपने टीवी ऑन किया और विद इन जो है 5 सेकंड में जो है वो तस्वीर आ जाती थी। तो वहाँ से हमने टेक्नोलॉजी का चेंज देखा। फिर इसके बाद हमने देखा कि 3 बैंड जो है ना रेडियो आते थे, मेरी वालदा के पास था,
अर्ली 60s का जो है रेडियो था, 3 बैंड, 2 बैंड भी होते थे, 1 बैंड भी होते थे, तो वो उसके ऊपर जो है वो कुछ सुनती थी। तो ऑल इंडिया रेडियो से गाने वाने गाते थे तो वो सुनती थी। छोटा सा रेडियो होता था, वो बड़ा खूबसूरत था वो। फिर चेंज होने चले गए, होते 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 फिर वो आईपॉड होता है, पता नहीं क्या होता है, आई डोंट नो, तो वो आ गई। ठीक है, फिर यूएसबी में गाने भरे और चल दिए। क्या वीसीआर का दौर शुरू हुआ। बिल्कुल, वीसीआर मतलब अगले नेक्स्ट 10 इयर्स में तो पता भी नहीं होगा वीसीआर क्या होता है। तो ये तमाम टेक्नोलॉजी की जो है उनमें इन्वेंशन होती चली गई और अर्ली जो है वो ऑब्सोलीट होती चली गई। ड्यू टू वियर टेयर नहीं हुआ, या ड्यू टू डिजायर डिमांड नहीं हुआ, टेक्नोलॉजी तब्दील हुई। ठीक है, तो जो भी प्लांट मशीनरीज लगी थी, राइट, ट्रांजिस्टर लगाने के लिए या टीवी लगाने के लिए या एक्स वाई जेड जो है ना रेडियो लगाने के लिए, वो तमाम ख़त्म हो गई। सही है, फिनिश हो गई, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हुई। और व्हेन यानी कि टेक्नोलॉजी चेंजेस तो लोगों का डिज़ायर और डिमांड जो है नई टेक्नोलॉजी की तरफ होता है, तो वो पुरानी टेक्नोलॉजी में जिसने भी जो भी जो है इन्वेस्टमेंट की होती है वो ख़त्म हो जाती है। मतलब वो जो भी चीज़ होती है वो डिप्रिशिएट हो गई, ख़त्म हो गई, उसकी वैल्यू नील हो गई। तो उस तमाम को जो है हम डिप्रिशिएट यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इस वजह से मैं लफ्ज़ डिप्रिशिएट ही कहूँगा, वरना तो एक दूसरा जो है ना वो हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि वो पूरा का पूरा जो है हमने स्क्रैप कर दिया। ठीक है, स्क्रैप का लफ्ज़ यहाँ पे शायद तो तुम लोगों की फर्स्ट ईयर में तो नहीं है, लेकिन शायद पता नहीं आगे मैं आई थिंक आएगा, सेकेंड ईयर में शायद है, सेकेंड ईयर में एक फुल चैप्टर है इसका। वियर एंड टेयर तो मतलब यह इस्तेमाल, जब कोई चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली आप जो है गाड़ी आप शोरूम में चाहिए, गाड़ी की पेमेंट कीजिए, जैसे ही पेमेंट करेंगे तो आप आप कहेंगे कि भाई वो जो है ना मतलब सब चीज़ें होंगी, डॉक्यूमेंटेशन हो गए, आपने गाड़ी निकाली नहीं है और आप कहेंगे मैं गाड़ी वापस जो है ना नहीं ले रहा, तो 50,000 तो वैसे ही गिर जाएंगे। और गाड़ी आपने शोरूम से निकाल के आप यानी कि निकाली और थोड़ा सा आगे वापस आए, भाई मुझे नहीं चाहिए, ऑलमोस्ट लाख रुपया वो आपका ख़त्म हो गया। तो इस्तेमाल नहीं किया आपने, बट मतलब आपने एक चीज़ अपने नाम पे की और फिर जो है आपको फौरन ही रिटर्न कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू में डिक्रीज हो जाती है, नॉट ड्यू टू वेयर एंड टेयर। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। ठीक है, तो अब हम जो है ये देखते हैं, मिसाल के तौर पर हमने व्हीकल को थोड़ा सा हमने इस्तेमाल किया, एक हफ्ते ही इस्तेमाल किया, तो उसकी वैल्यू में कुछ ना कुछ कमी हो जाएगी। क्यों? कि आपने एक हफ्ता इस्तेमाल कर लिया, आपने 1,000 किलोमीटर चला ली गाड़ी, तो कमी हो गई इस्तेमाल की वजह से। आप कोई फर्नीचर फिक्सर लेके आते हैं, बाजार से खरीद के लेके आते हैं, घर में आपने रखा, पर मुश्किल आपने हफ्ता 15 दिन जो है ना रखने के बाद दोबारा इफ़ यू वांटेड टू सेल आउट दैट फर्नीचर, तो यानी कि वही दुकानदार आपसे उस कीमत पे नहीं लेगा, क्योंकि आपने हफ्ता 10 दिन इवन यानी कि वो आपने घर में रख लिया। सही है, तो हालांकि कोई इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन आपने घर में रखा, तो इट बिकम्स यूज्ड, के दीज आर द यूज्ड आइटम। तो इसकी वजह से जो है आपके जो एसेट होते हैं उसमें कमी हो जाती है। अब हम इस तरफ दोबारा आते हैं अपने, तो जब कमी होती है उस कमी को हम कैसे रिकॉर्ड करें। ठीक है, ये 3 रीजंस मैंने यहाँ पे लिख दी थी, ये वाई, तो इनकी वजह से आप जो एसेट खरीदते हैं, ठीक है, उसकी वैल्यू में कमी हो जाती है। मैं फिक्स एसेट्स की बात कर रहा हूँ, जिसको हम नॉर्मली लॉन्ग टर्म एसेट्स भी कहते हैं। यानी कि फिक्स एसेट्स नॉर्मली जो बात होती है कि दोज एसेट्स विच विल गिव यू बेनिफिट फॉर 5 और मोर ईयर्स। सही है, तो लेकिन
जाहिर है आप फर्नीचर खरीदेंगे तकरीबन 4-5 साल तो इस्तेमाल करेंगे ना। आप फिक्सचर्स खरीदेंगे। फिक्सचर्स वो होते हैं जो आपके पंखे, एसी जो फिक्स हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड फिक्सचर्स। और फर्नीचर यानी कि अलमारी, टेबल वगैरह जो होती है, वो जो मूवेबल आइटम होते हैं वो फर्नीचर होते हैं। तो जो भी इक्विपमेंट आप खरीदते हैं, प्रिंटर आप खरीदते हैं, ठीक है, तो वो फौरन तब्दीली के लिए तो नहीं होता ना। वो कम से कम आप ये सोचते हैं कि ऑफिस के लिए भाई ऐसी चीज़ दो कि 4-5 साल, जब भी आप खरीदने जाते हैं, जब भी आप परचेजेस करते हैं, तो अपने वेंडर को कहते हैं भाई 4-5 साल ये चीज़ चले। ऐसा ना हो कि ये जो है ना मैं इतना खर्च कर रहा हूँ और वो ख़त्म हो जाए। तो ये यानी कि आर दोज एसेट्स जो कि लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं और आपको बेनिफिट देते हैं लॉन्ग टर्म। अब लॉन्ग टर्म बेनिफिट तो दे रहे हैं, लेकिन जाहिर है जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने हमने बात की थी, हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड की बात की थी, ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड पीरियड ये जो होता है नॉर्मली ये होता है 12 मंथ्स का, ठीक है, 12 महीने का होता है। ये प्रीवियस लेक्चर में हमने बता दिया था, ये 12 महीने का अकाउंटिंग पीरियड होता है। कौन सा होते हैं कि वो तुम पिछला जो है ना वो देख लेना लेक्चर, तो उसमें पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये 12 मंथ्स का होता है। और आप जब भी फाइनल अकाउंट्स भी जो बनाते हैं, जो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जो फाइनल अकाउंट बनाते हैं, अकाउंट्स ऑफ बिजनेस जो भी बनाते हैं आप, वो भी हम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, वो भी नॉर्मली जो होता है फॉर 12 मंथ्स के लिए बनाते हैं, यानी कि वन फुल ईयर, ठीक है। अब ये ईयर जो है जनवरी से दिसंबर भी हो सकता है, जुलाई से जून भी हो सकता है, मार्च से नहीं, अप्रैल से मार्च भी हो सकता है, और अक्टूबर से सितंबर भी हो सकता है। नॉर्मली ये 4 जो है हमारे पाकिस्तान में जो है अकाउंटिंग पीरियड होते हैं। अकाउंटिंग पीरियड जो है ना हर जो मुल्क होता है, कंट्री होता है, उसका अपना जो है ना वो होता है कि आपका अकाउंटिंग जो है ना ईयर ये होगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपको जो है अपना फाइनल अकाउंट बनाना पड़ता है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो जहन में बिठा के आप करेंगे, ये जब करेंगे तो आपको आसानी रहेगी, ठीक है। तो 12 महीने का जो है आप क्या होता है फाइनल अकाउंट जो है ना आप बनाते हैं किसी भी बिजनेस का, ठीक है। अब जब आपने 12 महीने हमने क्या किया कि वी हैव यूज्ड फिक्स एसेट्स, यानी कि फॉर जो है कम से कम जो है मैं अभी आगे बढ़ाता हूँ, फिक्स एसेट फॉर 1 होल ईयर। अब हमने ये जो फिक्स एसेट्स हैं ये जो है पूरे 12 महीने हमने इस्तेमाल किए हैं, ठीक है, चाहे जो भी हो। तो यकीनन इनकी वैल्यू मस्ट बी डिक्रीज्ड, सही है, मस्ट बी डिक्रीज। क्यों? बिकॉज ऑफ यूज, हमने उस एसेट को इस्तेमाल किया है तो उसकी वैल्यू में कमी होगी, डिक्रीज होगा इस्तेमाल की वजह से, सही है। अब यहां पे एक नुक्ता है कि जब हम सवाल को देख रहे होते हैं, यहां तो मैं होल ईयर की बात कर रहा हूं, लेकिन जब आप सवाल देखते हैं, आपके पास एग्जामिनेशन में सवाल आता है या बुक्स के अंदर सवाल आता है, तो उसके अंदर नॉर्मली जो है
वो पीरियड लिख देते हैं। अब पीरियड में भी इन क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, इन क्वेश्चन यानी कि पीरियड जो हो सकता है, पीरियड में भी ऑफ 1 मंथ का भी हो सकता है, 2 मंथ्स का भी हो सकता है, या 3 मंथ्स का भी हो सकता है, एंड सो ऑन। ठीक है, एंड सो ऑन यानी कि आपके पास नॉर्मली 1 महीना या 2 महीने या 3 महीने, या फिर होता है कि 3 मंथ्स हो गए, 6 मंथ्स का भी होता है, 9 मंथ्स का भी होता है, एंड फाइनली 12 महीने का। ये इस वजह से मैंने इतनी मुशक्कत कर रहा हूं मैं कि आपको जो है सवाल के अंदर ये देखना पड़ेगा कि क्या ये जो इंफॉर्मेशन कह रहा है डिप्रिसिएशन चार्ज करने के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि जो डिप्रिसिएशन चार्ज करने के वेरियस जो है ना वो मेथड दिए हुए होंगे। ठीक है, तो एम आई राइट के कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने जो है वो ये कह रहा था कि 1 महीने के लिए लगाओ और मैंने पूरे 12 महीने का यानी 1 साल का लगा दिया। ठीक है ना, 12 मंथ्स मतलब 1 ईयर। तो ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट के वो जरूर जो है ना सवाल को ऊपर ध्यान से पढ़ें और उसको नोट करें कि जो है आपकी जो है एडजस्टमेंट जो है डिप्रिसिएशन की या कैलकुलेशन जो डिप्रिसिएशन की है वो 1 महीने की होगी, 2 महीने की होगी या 3 महीने की होगी। नॉर्मली जो है सवालात में 1 मंथ, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 9 मंथ्स और अ ईयर यानी कि फुल ईयर, ये 2 और महीने की अमूमन जो है सवालात में नहीं दी हुई होती है। राइट, जो कैलकुलेशन का होता है कि 3 मंथ्स महीने के बना दीजिए, यानी कि क्वार्टरली आपको इंफॉर्मेशन दी हुई होती है। तो हमको ये जहन में रखना होगा, हमें कैलकुलेशन करते हुए ये जो है ख़ास तौर पर डिप्रिसिएशन की आपकी उसमें शायद बहुत कम आए, बट अगर आ जाती है तो देन व्हाट विल हैपन। सो यू मस्ट नो कि ये जो हम फाइनल अकाउंट बना रहे हैं कितने महीने का है, 1 महीने का है, 3 महीने का है, 6, 9 या 12 महीने का। सही है, नॉर्मली 12 महीने से ऊपर का फाइनल अकाउंट नहीं बनाया जाता, इन सम स्पेशल केसेस जो है बनाया जाता है, लेकिन उसका एक तरीका है। ठीक है, हो सकता है कि आपका जो है अकाउंटिंग ईयर जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो वो पूरा अकाउंटिंग ईयर उसमें नहीं आ रहा था। ठीक है, तो आपने शुरू का जो है 6 महीने का बना लिया या 4 महीने का बना लिया और उसके बाद फिर आप कैरी ऑन किया अपने नेक्स्ट ईयर से फुल ईयर का। तो हो सकता है कि पहले साल का जो है 9 महीने का हो, 8 महीने का होगा, क्योंकि आपको इनकम टैक्स रिटर्न जमा करानी पड़ती है। ये दीज आर ऑल लिंक्ड। सही है, फाइनल अकाउंट जो हम बना रहे होते हैं, ठीक है, हमने इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है सारी चीज़ें, लेकिन उसका सबसे बड़ा जो है ना हमारा मकसद ये होता है कि हमने अपने जो भी हमारे उस पीरियड में जो एंडिंग जो डेट है उसमें जितना प्रॉफिट हुआ है तो वो हम उसकी इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराएं। सही है, ये जो है ना एक तरीका होता है। फाइनल अकाउंट में भी कम पीरियड का भी हो सकता है 12 महीने से, और में भी 12 महीने से ज़्यादा का पीरियड का हो सकता है। ये मैं फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद जितने भी पीरियड होंगे वो 12 महीने के होंगे, रिमेंबर जो है ना। तो ये थोड़ा सा हमने एक ओवरव्यू दिया आपको कि डिप्रिसिएशन वाई यानी कि ठीक है। अब हमारी 3 हमने देख लिए हैं कि इस्तेमाल की वजह से ज़ाहिर इस्तेमाल कर रहे हैं हम, वैल्यू तो कम होगी, या आपने देखा ऑब्सोलीट यानी कि टेक्नोलॉजी हम शुरू से देखते आ रहे हैं ऑब्सोलीट होती जा रही है, और वो चीज़ जो पहले 50,000 रुपये की मिलती थी वो जो है ना 10,000 की मिलने लगी। क्यों हो गई? क्योंकि नई टेक्नोलॉजीज आ गई। और हमने देखा है कि ये नॉर्मली जो है ना फैशन वगैरह की दुनिया में के अंदर
जो बच्चियां हैं वो जानते हैं कि वो जो है फला कपड़ा आ गया, फला कपड़ा आ गया, और किसी ने 2 ठुमके लगा लिए तो 3.5 लाख का वो अपना जो है वो बेचने लगा, कुर्ता शलवार जो है। तो या तो ऐसी चीजें बिकती हैं, ठुमकों के ऊपर जो है ना बिक रही हैं चीजें। तो ये चाहे बहरहाल ठुमके भी जरूरी हैं, लगाना चाहिए, लेकिन यूट्यूब पे नहीं लगाना चाहिए। अच्छा जी, तो ये चीज जो है आपने ये देख ली। अच्छा, अब हम आते हैं अपने थोड़ा सा इस डिस्कशन को बढ़ाते हैं। जरूरी था ये चीजें करना। 1 मिनट में इसको बंद करके अब जो है हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं अपने डिस्कशन को, और ये देखते हैं कि ये मैं रब कर रहा हूँ, आपने उतार लिया होगा यकीनन। यार ये पॉइंट्स उतारते रहना, क्योंकि ये बाद में जो है ना तुमको तुम तमाम लोगों को मदद देंगे, ठीक है। क्योंकि ये ये जो पॉइंट्स हैं, आपका ये जो डिप्रेसिएशन है, ये फर्स्ट ईयर में तो कोई चैप्टर ही नहीं है, सिर्फ एडजस्टमेंट में आया है। लेकिन आपको सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड सो ऑन, यानी कि जब तक आप पढ़ते रहेंगे आपको डिप्रेसिएशन के बारे में आता रहेगा, ठीक है। तो ये इसको जो है ना थोड़े से पॉइंट्स को जरूर उतार लेना। अब हम आगे थोड़ा सा अपनी डिस्कशन को बढ़ाते हैं कि हमारी जो है ये सारे पॉइंट्स इतने सारे बने हैं। अब ये हम देखते हैं कि हम इसको जब हम अपने एसेट को हाउ, यानी क्या है, हाउ टू डिक्रीज वैल्यू ऑफ एसेट। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि हम ये बार बार कह रहे हैं कि यार एसेट की वैल्यू जो है ना डिक्रीज हो जाती है, तो क्या इज इट अलाउड? वैल्यू ऑफ एसेट और कॉस्ट ऑफ एसेट, ठीक है। तो यहां पे मैं वैल्यू, या इसको वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट्स, ठीक है। अब ये 2 सवाल पैदा होते हैं कि हम एसेट की वैल्यू को किस तरह से डिक्रीज करें, और क्या इसकी इजाजत है कि हम एसेट की वैल्यू को या कॉस्ट को डिक्रीज करें? नो, इसकी इजाजत नहीं है, ठीक है। जिसने के कीमत के ऊपर आपने जो है एसेट खरीदा है, वो हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट ये है कि आपने अपनी जो है एसेट, जो भी आपने कॉस्ट था, या कॉस्ट कंसेप्ट भी आता है, तो अपने एसेट को आपने कॉस्ट के ऊपर रिकॉर्ड करना है, उसकी वैल्यू को डिक्रीज नहीं कर सकते। वंस इट इज रिकॉर्डेड एंड इट इज फेयर, डन, ठीक है, कम नहीं हो सकती। और हाउ टू डिक्रीज, अब जब ये नो है कि ये नहीं हो सकती, ठीक है, हम डिक्रीज नहीं कर सकते, तो भाई फिर हम कैसे डिक्रीज करें? हम किस तरीके से डिक्रीज कर रहे हैं? हम बार बार ये बात तो कर रहे हैं कि इस्तेमाल की वजह से या किसी भी वजह से जो है हमारे एसेट की वैल्यू में या कॉस्ट में कमी होती है, तो आप करें क्या? क्योंकि वो तो अलाउ नहीं कर रहा। मतलब हम जब खरीदते हैं तो हम क्या करते हैं, मैं एसेट लिख रहा हूं, ठीक है, एसेट्स कुछ भी हो सकते हैं, यहां पे लिख दूं मैं, एसेट आपके पास लैंड भी होता है, आपके पास बिल्डिंग है, आपके पास प्लांट है, आपके पास मशीनरी है, आपके पास इक्विपमेंट है। इक्विपमेंट कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। इक्विपमेंट्स बाद लोग लिख देते हैं सेल इक्विपमेंट, बाद लोग लिख देते हैं मार्केटिंग इक्विपमेंट, बाद लोग कहते हैं ऑफिस इक्विपमेंट, सही है।
तो मतलब सेल्स इक्विपमेंट का मतलब है कि सेल डिपार्टमेंट के अंदर वो इक्विपमेंट सेल डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, वो इस्तेमाल हो रहे हैं। मार्केटिंग इक्विपमेंट मीन्स के मार्केटिंग की से लिंक कोई इक्विपमेंट है जो खाली मार्केटिंग डिपार्टमेंट इस्तेमाल करता है, तो वो उस डिपार्टमेंट के हैं। और ऑफिस इक्विपमेंट मीन्स के तमाम यानी कि ऑफिस के अंदर हर आदमी जो है ना वो इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहा है, तो वो ऑफिस इक्विपमेंट है। इट डजेंट मैटर, लैंड, प्लांट, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर एंड व्हीकल, है ना, ये हो गए इक्विपमेंट, फर्नीचर, इक्विपमेंट, फिक्सचर एंड फर्नीचर, फिक्सचर, व्हीकल। और कोई आएगा तो और जहन में आएगा तो मैं इसमें लिख लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि एसेट जो है हम ऑलवेज जो है ना क्या करते हैं, डेबिट। अब मैं कोई वैल्यू लिख लेता हूँ कि मिसाल के तौर पर 5 लाख। हम ये सवालात में हमने अच्छे खासे सवाल किए हैं। हमने कहा कि जब भी वो जो है ओनर या बिजनेस, नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनर, आई एम टॉकिंग अबाउट बिजनेस, क्योंकि बिजनेस ओनर इज नथिंग। बिजनेस खरीदारी कर रहा है, बिजनेस बेच रहा है, बिजनेस सब कुछ ओन करता है। तो बिजनेस जब कोई एसेट खरीदता है तो वो एसेट को डेबिट कर देता है और कैश या बैंक को क्रेडिट दे देता है, ठीक है। ये हम काफी डिस्कस कर चुके हैं। आपने जीरो इस तरह से नहीं लिखते हैं, ठीक है। 1 मिनट अजान हो जाए तो इसको रिज्यूम करते हैं हम। अब यहाँ पे हमने लिख दिया है सारे जो है ना ये हमारे पास ये एसेट्स हैं। कुछ और भी हो सकते हैं लेकिन नॉर्मली यही होते हैं। लैंड के ऊपर कभी भी डेप्रिसिएशन लैंड पे कभी भी नहीं होगा, ठीक है। लैंड ऑलवेज एप्रिशिएट, बढ़ती है। और बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, फर्नीचर, डेस्क एंड व्हीकल, ये तमाम जो है ना डेप्रिशिएट होते हैं और मुख्तलिफ तरीकों से होते हैं। अब हमने ये देखा कि जब भी, पहले बात देख चुके हैं हम, जब भी कोई एसेट खरीदते हैं तो हम क्या करते हैं। जाहिर है आपको ये पता है, मुझे डेबिट और क्रेडिट लिखने की अब ज़रूरत नहीं है, इतना तो समझ गए होंगे कि लेफ्ट साइड पे जो भी अमाउंट लिखी जाती है दैट इज़ कॉल्ड डेबिट, और राइट साइड पे जो भी अमाउंट लिखी जाती है दैट इज़ कॉल्ड क्रेडिट, ठीक है। तो आपकी जो है ना दिमागी सोच को भी मैंने बढ़ाना है स्लोली। तो एसेट, कोई भी एसेट है वो खरीद लिया, ये कर लिया। अब इस एसेट की वैल्यू को, अब मैं देख रहा हूँ कि यार ये मैं एसेट इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसको मैं किस तरह से इसकी वैल्यू को मैं किस तरह से कम करूँ। क्या ये हो सकता है कि मैं जो है एक्सपेंस को जो है, जाहिर है जब मैं कोई चीज़ इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है, तो एक्सपेंस होता है मेरा। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं एक्सपेंस को डेबिट कर दूं मिसाल के तौर पर 50,000 से, और एसेट की वैल्यू को मैं क्रेडिट दे दूं, एसेट्स को मैं क्रेडिट दे दूं 50,000 से, ठीक है। इज दैट पॉसिबल? नो, ये पॉसिबल नहीं है। आप एसेट की वैल्यू को क्रेडिट नहीं दे सकते। हाँ, एक ज़माने में दे सकते थे और इट वाज अलाउड। कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 के आने से पहले, सही है, हमारे पास कंपनी एक्ट 1913 चल रहा था, सही है। उसके बाद वो चेंज हुआ, 84 आया और उसने पाबंदी लगा दी कि एसेट मस्ट बी शोन एट देयर हिस्टोरिक कॉस्ट, या उसकी कॉस्ट के ऊपर जो खरीदा था। तो उस वक्त तमाम लोगों ने बैक वर्किंग की थी और मैं उस वर्किंग का एक उसमें शाहिद हूँ। की नहीं थी लेकिन मुझे मालूम था कि इस तरह से ये वर्किंग वो लोग कर रहे हैं। तो तमाम ऑर्गेनाइजेशन ने ये की थी। तो वो पहले जो है, मुझे नहीं मालूम है कि वो ट्रांजेक्शन 84, 83, 80 उसमें किस तरीके से कर रहे थे, आई डोंट रिमेम्बर। बट उनका ये था कि एसेट को फिर दोबारा उन्होंने जो है ना री इंस्टेट किया 84 ऑर्डिनेंस आने के बाद, और कॉस्ट पे लेके चले गए थे सारी। और नाउ फ्रॉम नाउ ऑन, वहाँ से 84 से लेकर अब तक, और अब तो जो है ना लॉ, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी यही कहता है, सही है। लेकिन हम उसकी बात कर रहे हैं क्योंकि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है, और हम बात कर रहे हैं सोल प्रोप्राइटरशिप की, और नेक्स्ट ईयर बात करेंगे पार्टनरशिप की, ठीक है।
उनके ऊपर ये चीज़ें अप्लाई नहीं होती हैं, लेकिन उन पे ये चीज़ ज़रूर अप्लाई होती है कि आप इसको रिड्यूस नहीं कर सकते। तो अब क्या करें? क्या ये मैं कर सकता हूँ कि मैं एक्सपेंस किसकी वजह से हो रहा है, मैं यहाँ पे लिख दूँ डेप्रिसिएशन, क्या ये मैं एडजस्ट, जाहिर है ये ईयर एंड के ऊपर जो भी एडजस्टमेंट होती है उसमें कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, रिमेंबर, ठीक है। एडजस्टमेंट जब भी हम बात करेंगे, नाम लेंगे, तो इट मींस के कैश की तो इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, ना कैश डेबिट होगा ना कैश क्रेडिट होगा, ना बैंक डेबिट होगा ना बैंक क्रेडिट होगा, ठीक है। आपके पास दो अकाउंट हैं, ठीक है। अब जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे डेप्रिसिएशन का अकाउंट है, यहाँ पे एसेट का अकाउंट है। ये जो मैंने बनाई, ये एंट्री बनाई थी एट टाइम ऑफ परचेज। तो ये तो आपको पता है ना कि टाइम जब परचेस के मौके पे जब आप एंट्री बनाते हैं तो जाहिर है उसके अंदर तो कैश या बैंक होता ही होता है, ठीक है। उसके बगैर तो आप ट्रांजैक्शन हो ही नहीं सकती, या तो वो कैश ट्रांजैक्शन होगी या वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी। क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी तो आप यहाँ पे जो है, मैं क्रेडिट भी लिख देता हूँ, अकाउंट पेबल लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन बन गई, और कैश या बैंक या जो भी होगा ये कैश ट्रांजैक्शन हो गई। ये तो ओरिजिनल एंट्री थी, सही है, जो आपने जनरल के थ्रू आपने ये इसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया और वहां से लेजर में। लेकिन क्या होगा कि अब जो है जो डेप्रिसिएशन में किस तरीके से रिकॉर्ड करना है, सही, सबसे अहम बात यह है, क्या मैं एक्सपेंस को डेबिट कर दूं, क्योंकि एक्सपेंस तो डेबिट होता है, एक्सपेंस तो क्रेडिट होगा नहीं। एक्सपेंस को डेबिट कर दूं और एसेट को क्रेडिट कर दूं, नॉट अलाउड। ये चीज जो है नॉट अलाउड, ठीक है, ये अलाउ नहीं है, ये वाली जो ट्रांजैक्शन है आप नहीं बना सकते। तो फिर क्या किया जाए? एक्सपेंस तो मैंने रिकॉर्ड करना है, क्योंकि मैंने वो उसको क्या कहते हैं, इस्तेमाल कर रहा हूं मैं एसेट को इस्तेमाल करने की वजह से एसेट की वैल्यू में कमी हो रही है, और उस कमी को मैंने किस तरह से रिकॉर्ड करूं। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि आप एक जो है क्या करें, कंट्रा अकाउंट खोलें, ठीक है। ओपन, क्या करें, ओपन एंड कंट्रा अकाउंट। अब ये जो कंट्रा है, कंट्रा का मतलब ये है कि जो भी आपका जो मेन अकाउंट होता है उसको कंट्रा करता है, मतलब उसको काट देता है, उसकी वैल्यू में कमी करता है। ये जो कंट्रा अकाउंट है ये किसके लिए आपने ओपन कर रहे हैं, यानी कि ओपन एंड कंट्रा अकाउंट, सही है। किस मकसद क्या है इस कंट्रा अकाउंट का? मकसद यह है टू रिकॉर्ड decrease in value of assets due to किसकी वजह से? मैं यहां पे एक ही लफ्ज लिख देता हूं, वेयर एंड टियर। डेप्रिसिएशन मेरे ख्याल में तब तक हम लिख लेना चाहिए, समझ में आ गया है, ड्यू टू डेप्रिसिएशन। जब भी लफ्ज डेप्रिसिएशन का इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब है कि ड्यू टू वियर एंड टियर एंड ड्यू टू ऑब्सोलीसेंस, ठीक है। ये दो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, और तीसरा लफ्ज मेरा प्रैक्टिकल जो है ना एक्सपीरियंस है। तो इट कैन बी मतलब किसी आदमी का नहीं हो सकता, वो मेरा है। तो हम कोई भी किताब या वगैरह लिखते हैं तो एज यानी कि जो मेजर होता है कॉन्सेप्ट वही उसमें डालते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं लिखते हैं उसमें। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमने लिखा है एक कंट्रा अकाउंट हम खोलते हैं। कंट्रा अकाउंट क्यों खोल रहे हैं? टू रिकॉर्ड डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ द एसेट ड्यू टू डेप्रिसिएशन। लेकिन
अगर मैं बोलूं कि डेप्रिसिएशन जो है कंट्रा अकाउंट है, नो इट इज नॉट कंट्रा अकाउंट, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो है हम बात कर चुके हैं कि डेप्रिसिएशन जो है वो एक्सपेंस है, ठीक है। डेप्रिसिएशन जो है वो आपका एक्सपेंस है, और एक्सपेंस जो है ऑलवेज जो है डेबिट होता है, ऑलवेज डेबिट होता है। और एसेट आप देख चुके हैं, आपको मालूम है ऑलवेज डेबिट होता है। अब मैं एसेट की वैल्यू को अगर क्रेडिट देता हूं, ये तो मैं दे नहीं सकता, ठीक है, नॉट अलाउड, ये तो अलाउ है ही नहीं, मैं क्रेडिट दे ही नहीं सकता। लेकिन मुझे अपना एक्सपेंस बढ़ाना है, इसको डेबिट करना है। नाम क्या दिया है मैंने? डेप्रिसिएशन का, कि ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हो रहा है। किसी भी एसेट की वैल्यू को की कमी को रिकॉर्ड करना है मुझे, तो कमी को कैसे रिकॉर्ड करना है? थ्रू डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मैंने कमी को रिकॉर्ड करना है। लेकिन मैं डायरेक्ट एसेट्स को क्रेडिट नहीं दे सकता, इसके लिए आई एम नॉट अलाउड टू। इसके लिए जो है मुझे अपना वो ओपन करना पड़ेगा, दरवाज़ा कर रहा था मैं ओपन, तो अपने मुझे एक अकाउंट जो है ओपन करना पड़ेगा, कंट्रा अकाउंट, ठीक है। कंट्रा अकाउंट जो है मुझे ओपन करना पड़ेगा, किस नाम से? अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। ये अलाउंस जो है हमने जो क्रिएट किया है अलाउंस, ये जो अलाउंस क्रिएट किया है किसके लिए क्रिएट किया है? डेप्रिसिएशन के लिए क्रिएट किया है। और आगे हमेशा लिखा जाता है एसेट्स नेम, ठीक है, एसेट का नाम लिखा जाता है। जाहिर है ये तो हो नहीं सकता कि मुझे पता ही नहीं कि यार ये अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन किसका है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एसेट नेम, लिखते हैं कि ये बिल्डिंग का है, ये प्लांट का है, ये मशीनरी का है। तो हर एसेट का, एवरी एसेट का जो है हमको कंट्रा अकाउंट खोलना पड़ता है, ठीक है। यस, एक तो घूमते रहो यहाँ पे। तो देयरफॉर every assets has an, मैं फिक्स एसेट्स की बात कर रहा हूँ, फिक्स एसेट लिख देता हूँ यार, फिक्स एसेट नेम, यहाँ पे भी मैं एफ लिख देता हूँ हल्का सा करके, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी मैं फिक्स डाल देता हूँ, राइट, नॉट एसेट, फिक्स एसेट, और डेफिनेटली ये तो एसेट है। अच्छा जी, तो एवरी फिक्स एसेट्स हैज एन कंट्रा अकाउंट। यहां से हमने देखा कि हर एसेट का, हर फिक्स एसेट का एक कंट्रा अकाउंट हमको ओपन करना पड़ता है, और उस फिक्स एसेट की जो वैल्यू, जो कॉस्ट में कमी होती है ईयरली, उसको हम इस अकाउंट में क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। क्योंकि कंट्रा अकाउंट जो है, कंट्रा अकाउंट का मतलब ये होता है कि अगर वो डेबिट बैलेंस के अगेंस्ट हमने क्रिएट किया है, ओपन किया है, तो उसका नेचर क्रेडिट होगा। और अगर वो किसी क्रेडिट बैलेंस के अगेंस्ट हमने कंट्रा अकाउंट खोला है, तो वो उसका नेचर डेबिट होगा। मिसाल के तौर पर, अब आप सोचोगे यार ये क्या जो है ना उल्टी सीधी बात कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप ये देख चुके हो कि कैपिटल का कंट्रा अकाउंट क्या है, बहुत बात कर चुके हैं कि कैपिटल का कंट्रा अकाउंट जो है वो क्या है, बोलो? ड्राइंग है। कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है, और ड्राइंग
उसका कंट्रोल अकाउंट है। कैपिटल को हम बात कर चुके हैं बहुत, उसको उसकी वैल्यू को उसकी इन्वेस्टमेंट को हम ओनर की डिक्रीज नहीं कर सकते, सही है, नॉट अलाउड ड्यूरिंग द ईयर। जितनी भी जो है वो विदड्रॉइंग करेगा ओनर अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए, तो एक कंट्रोल अकाउंट हम खोल देते हैं ड्राइंग के नाम से, और उस ड्राइंग जो जितना भी इस पीरियड के दौरान वो करेगा, तो हमने ये देखा कि कंट्रोल अकाउंट अगर है, किसी भी अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस डेबिट होगा, और किसी भी अकाउंट का अगर बैलेंस डेबिट है तो कंट्रोल अकाउंट का उसका जो बैलेंस होगा वो हमेशा क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे कंट्रोल अकाउंट होता है, और मैं अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन की बात कर रहा हूँ इसी वजह से अभी। Therefore, allowance for depreciation always has debit or credit क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। क्योंकि मकसद यह है कि आपने अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन या कोई सा भी अकाउंट आपने जो खोला है, तो आपको जो है ना क्या कम करना है, आपने एसेट की वैल्यू को कम करना है। जाहिर है एसेट की वैल्यू डेबिट होती है, ठीक है, ऑलवेज डेबिट होती है। तो डेबिट हमने बात देखी है कि डेबिट को हमेशा अगर कम करना है तो हमने क्रेडिट कर देनी है। तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जो है इसी वजह से ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है। और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम जो है, इसको जो है हम अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को ऑलवेज अनदर कहते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। थोड़ा सा फर्क है। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जब भी इस्तेमाल होगा तो वो फॉर दैट पीरियड होता है, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो होता है वो तमाम पिछले पीरियड में जितना भी डेप्रिसिएशन आपने चार्ज किया है वो इस अकाउंट में होता है, ठीक है। तो एक्यूमुलेटेड मतलब हर साल उसके अंदर जो इंक्रीज हो रही है, किसकी वजह से, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन की वजह से जो इंक्रीज हो रहा है, सही है, उसको हम एक्यूमुलेटेड कहते हैं। तो ये हमने ये देखा यहाँ पे, इसके बारे में हमने रीज़न देखी, और अब जो है हम आगे जो है ना देखेंगे, इस लेक्चर को फर्दर हम आगे मूव करेंगे, और लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया है तो इसको मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ, और इस को हम आगे अगले लेक्चर में बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।